तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के विषय में, और हमने अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों की तुलना भी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम अम्ल व क्षारक का जलीय विलयन बनाते हैं तो वो किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एक उदाहरण से इसको समझें कि यदि हम एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं, उसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो हमारे पास ये जो अम्ल है ये बढ़ जाता है हाइड्रोजन आयन में। यहां पर जल के अणु इसके अंदर उपस्थित है और साथ में बनता है क्लोराइड आयन। तो जो अम्ल है वो टूट गया हाइड्रोजन आयन व क्लोराइड आयन के अंदर। लेकिन बच्चों, जो यहां पर हाइड्रोजन आयन बना है, हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक स्थिर नहीं होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ जुड़कर बनाता है एक नया आयन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों, किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में आयन के रूप में यही हाइड्रोनियम आयन उपस्थित रहता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करें क्षारक के जलीय विलयन की, तो आमतौर पर क्षारक अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन में विभाजित हो जाते हैं, जैसा कि हम यहां एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमने जलीय विलयन बनाया, इसको जल में घोला तो हमारे पास क्या बना, सोडियम आयन अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, और जल तो यहां पर क्योंकि विलयन में जल है तो जल के साथ कोई इसकी अभिक्रिया नहीं हुई, मात्र जल ने इसको दो अलग अलग आयनों में विभाजित कर दिया है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, जल यहां पर उपस्थित है विलयन के अंदर। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हम अम्ल व क्षारक का जलीय विलयन बनाते हैं तो अम्ल हाइड्रोनियम आयन में विभक्त हो जाते हैं और अधिकतर क्षारक जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन में विभक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल व क्षारकों के विलयन में ये दो प्रकार के आयन उपस्थित रहते हैं। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं अम्ल व क्षारकों के आपस में अभिक्रिया के विषय में, जिस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके विषय में हम यहां पर बात नहीं करेंगे। एक नई टर्म, एक नई बात हम यहां पर सीखेंगे, और वो बात है तनुकरण। अब ये तनुकरण क्या है? जैसे कि आपने भी सीखा कि जब हम किसी अम्ल व क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं तो उस विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित रहेंगे। तो अब प्रति इकाई विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जिनकी हम बात करें, या हाइड्रोक्साइड आयन, उनकी संख्या के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि कोई विलयन कितना दुर्बल है या कितना प्रबल है। और जब हम प्रति इकाई आयतन में इन आयनों की संख्या को कम करते जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण। तो बच्चों, इस बात को हम यहां पर एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है और बीकर में हम यहां पर ले रहे हैं 100 मिलीलीटर जल। बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, 100 मिलीलीटर जल लिया है हमने, और इस 100 मिलीलीटर जल के अंदर हम अम्ल डालते हैं, सांद्र अम्ल डालते हैं। और सांद्र अम्ल हम किस प्रकार डालेंगे, इसमें बूंद बूंद करके हम इसमें सांद्र अम्ल डालेंगे और एक कांच की छड़ के साथ इसको विलोड़ित करते रहेंगे या इसको हिलाते रहेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम बाद में बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 1 मिलीलीटर सांद्र अम्ल डाला
और इस 1 मिलीलीटर सांद्र अम्ल 100 मिलीलीटर जल में डालने पर क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि अम्ल हाइड्रोजन आयन पैदा करेंगे जल के अंदर, तो हाइड्रोजन आयन यहां पर बनते हैं, या इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो 1 मिलीलीटर अम्ल के कारण मान लीजिए यहां पर बने 1000 हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन, 1000 आयन बने यहां पर। तो यहां पर सांद्रता अलग है, 100 मिलीलीटर जल के अंदर 1000 हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन यहां पर उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं कि इस विलयन का 1 मिलीलीटर आयतन लेते हैं और उसे हम डालते हैं दूसरे बीकर में। एक हमने और बीकर लिया है, इस बीकर में हमने लिया है 100 मिलीलीटर जल, 100 मिलीलीटर जल है इसमें, और इस 100 मिलीलीटर जल में हम इस विलयन का 1 मिलीलीटर, जो हमारे पास अम्लीय विलयन है, 1 मिलीलीटर हम आयतन इसके अंदर डालते हैं। 1 मिलीलीटर आयतन हमने इसमें डाला, तो यहां पर 100 मिलीलीटर के अंदर कितने आयन है, 1000 आयन, तो 1 मिलीलीटर के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन होंगे, ऑब्वियसली 10। इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इसके अंदर कितने होंगे, 10 हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन, तो वो इसमें चलेंगे। तो अब हम स्थिति ए और स्थिति बी की यदि तुलना करें तो यहां पर 100 मिलीलीटर जल के अंदर है 1000 हाइड्रोनियम आयन, और यहां पर उसी 100 मिलीलीटर जल के अंदर है मात्र 10 हाइड्रोनियम आयन। तो इसका अर्थ है कि यहां पर हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम है, और संख्या कम होगी तो इसका मतलब है कि जो विलयन है उसकी प्रबलता भी कम होगी। तो इस प्रक्रिया को यदि हम दोहराते जाएं तो जो बनने वाले विलयन होंगे हमारे पास, उनकी प्रबलता जो है कम होती जाएगी। तो इस प्रकार किसी विलयन की सांद्रता कम करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, तनुकरण करना। इसी प्रकार से हम किसी क्षारक का तनुकरण भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह तनुकरण समझ आ गया होगा। और तनुकरण करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम तनुकरण करें तो हमेशा जल के अंदर हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, बूंद बूंद करके, एक एक बूंद करके हम अम्ल या क्षारक जल के अंदर मिलाएंगे और साथ में उसको विलोड़ित करते रहेंगे या हिलाते रहेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल व जल की या क्षारक व जल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से भली भांति परिचित है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और इस ऊष्मा निकलने के कारण क्या होता है कि यदि हम उल्टी प्रक्रिया करेंगे, उल्टी प्रक्रिया से मेरा तात्पर्य है कि यदि हम जल के अंदर अम्ल डालने की अपेक्षा यदि हम अम्ल के अंदर जल डालेंगे या क्षारक के अंदर जल डालेंगे तो वो अम्ल छिटक कर हमारे शरीर पर आ सकता है, आस्फलित हो सकता है, और बहुत अधिक ऊष्मा निकलने के कारण जो कांच का बर्तन है जिसमें हम विलयन बना रहे हैं, वो बर्तन भी फट सकता है। बीकर हो गया या टेस्ट ट्यूब है, वो भी फट सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम तनुकरण करते हैं तो हमेशा जल के अंदर ही हम अम्ल या क्षारक डालें, एक एक बूंद करके, और उसको हम साथ में विलोड़ित करते रहें। तो बच्चों अगली बात हमारे पास आती है कि क्या हम इस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या गिन सकते हैं, उसको माप सकते हैं कितने हाइड्रोजन आयन हमारे पास विलयन के अंदर उपस्थित हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है पीएच मान। अभी पीएच क्या है? जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहां पर पीएच। पी का मतलब है यहां पर पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसको हम पुसांस भी कह सकते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति।
शक्ति। तो पीएच का साधारण सा अर्थ है कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो बच्चों, शक्ति जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन होंगे, शक्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले तनुकरण में बात की कि जितने अधिक प्रति इकाई आयतन में जितने अधिक हाइड्रोनियम आयन है तो वो विलयन उतना सांद्र है। उसी प्रकार हम यहां पर भी बात करते हैं कि किसी भी अम्ल या क्षारक में जितने अधिक या जितने कम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हैं, उसी के अनुसार उसकी प्रबलता या दुर्बलता भी निर्धारित की जाएगी। इसको हम एक मापक के जरिए यहां पर समझते हैं, एक चित्र के जरिए हम यहां पर समझते हैं। आपकी पुस्तक में भी ये चित्र दिया गया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये एक हम मापक ले रहे हैं। इस मापक का लगभग आधा पोर्शन लगभग यहां पर है। तो अगर हम इसको इस तरह से चित्रित करें तो इसका एक भाग हमारे पास है। ये एक भाग को मैं पीले रंग से यहां पर चिन्हित कर रहा हूं और आप देख रहे होंगे कि इसके दो छोर हैं। जो इसकी गणना में शुरू करता हूं, 0, बिल्कुल मध्य में 7 और यहां पर है 14। तो जो पीएच मापक है वो उसका परास होता है, पीएच परास होता है 0 से लेकर 14 तक। तो यहां पर अगर हम देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन आयन या इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी और यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो जैसे जैसे हम 0 से 14 की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जिनको हम कहते हैं उनकी सांद्रता यहां पर देखो बच्चों आप कम होती जा रही है, जबकि इसका उल्टा भी यहां पर हो रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 0 या 1 के पास बिल्कुल कम है और ये धीरे धीरे 14 की ओर बढ़ रही है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस भी विलयन में आपके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या संख्या जितनी अधिक होगी, उस विलयन का पीएच मान उतना कम होगा। और पीएच मान कम होने का अर्थ है कि वह विलयन में उतनी ज्यादा अम्लीयता होगी। इसको हम यहां पर दर्शाते हैं कि इस ओर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ रही है और इस ओर H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन की घट रही है। यहां पर संख्या घट रही है। ठीक है, इस तरफ को H पॉजिटिव या OH की संख्या बढ़ रही है और इस तरफ को H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं उनकी संख्या घट रही है। या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि इस ओर OH नेगेटिव आयन की संख्या घट रही है और इस ओर OH नेगेटिव आयन की संख्या बढ़ रही है। ये संख्या इस ओर बढ़ रही है। तो बच्चों, यहां पर अलग अलग विलयनों का पीएच मान 1, 2, 3 से लेकर 7, 8, 9 और 14 तक हो सकता है। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा जो कि इसके बिल्कुल केंद्र में है, तो उस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे उदासीन विलयन। उदासीन का अर्थ है कि ना तो ये विलयन अम्लीय होगा और ना ही क्षारकीय होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन में हाइड्रोनियम आयन व हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। इसको हम एक उदाहरण के से भी समझ सकते हैं। उदाहरण हम यहां पर लें, अगर
मान लीजिए हम दो विलेन लेते हैं जिनका नाम है विलेन ए व विलेन बी। विलेन ए हमने लिया और इसका पीएच है मान लीजिए 2, और विलेन बी हमने लिया, इसका पीएच है मान लीजिए 5। तो कौन सा विलेन अधिक प्रबल अम्ल होगा और कौन सा दुर्बल अम्ल होगा? तो यहां से जैसे कि हम जान पाते हैं कि जो विलेन ए है वो एक प्रबल अम्ल है और जो बी है वो एक दुर्बल अम्ल है, यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि पीएच मान यदि 2 है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होगी वो अधिक है, और यदि पीएच मान 5 है तो हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो यहां पर कम है। और उसी प्रकार यदि हम दो क्षारक लें जिनको हम नाम दे देते हैं x और y, यदि किसी एक क्षारक x का जो पीएच मान है मान लीजिए 9 और एक क्षारक y का पीएच मान है मान लीजिए 12, तो इसमें जिस क्षारक का पीएच मान 12 होगा वो एक प्रबल क्षारक है, और जिस क्षारक का पीएच मान 9 होगा वो एक दुर्बल क्षारक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखें यदि पीएच मान 9 है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो अधिक है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। और यदि हम पीएच मान 12 की बात करें तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन पीएच जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी सांद्रता बढ़ रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एक प्रबल क्षारक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम पीएच मान की तुलना के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल या कौन सा क्षारक दुर्बल है या प्रबल है। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसकी सहायता से हम भिन्न भिन्न रंगों से, क्योंकि यहां पर हर श्रेणी के लिए, हर संख्या के लिए एक अलग रंग प्रदर्शित किया गया है, इन रंगों की सहायता से हम अलग अलग अम्लों व क्षारकों का पीएच मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए बात आती है कि ये पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। तो इसके महत्व को अगर हम समझें तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, हमारा शरीर एक नियत पीएच मान पर कार्य करता है। यदि शरीर का पीएच थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। तो मानव शरीर का पीएच परास कितना होता है? मानव शरीर का पीएच परास होता है कितना? 7.0 से 7.8 तक। ठीक है। और उसी प्रकार जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का पीएच, अम्लीय वर्षा कब हम वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा, यदि वर्षा का पीएच 5.5 से कम हो जाए, यदि 5.5 से वर्षा का पीएच कम हो तो हम उसे कहते हैं कि ये अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में ये हमारे पुरातत्व महत्व के बहुत से इमारतों के लिए भी हानिकारक है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो ताजमहल है हमारा, जो एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, वो इस अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पाचन तंत्र में अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पर स्त्रावित होता है? अमाशय के अंदर। और कभी कभी बहुत अधिक अपच के कारण बहुत अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है उसके कारण हमें जलन या पेट में दर्द होती है। और इससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं दवाई जिसको बोलते हैं एंटासिड। और एंटासिड में आमतौर पर क्या होता है? एंटासिड में आमतौर पर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है।
इसके अलावा और भी पदार्थ, लेकिन मुख्य रूप से ये दुर्बल क्षारक उसमें उपस्थित होते हैं और ये दुर्बल क्षारक उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण हमें पाचन तंत्र में इस दर्द के या जलन से हमें निजात मिल पाती है। और बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आमतौर पर आप ब्रश तो हर रोज ही करते होंगे। ब्रश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने मुंह से दिन भर में बहुत सी चीजें खाते हैं, कुछ अम्लीय प्रकृति की होंगी, कुछ क्षारकीय प्रकृति की होंगी, और हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो भी हम भोजन खाते हैं, उस भोजन के जो छोटे छोटे कण हमारे मुंह में रह जाते हैं, उस पर अभिक्रिया करके ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाते हैं। और इस अम्ल बनने के कारण हमारे जो मुंह का पीएच होता है वो काफी कम होता है, 5.5, 5.6 इस रेंज से अगर नीचे चला जाए तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? उसका दुष्प्रभाव बच्चों ये होता है कि हमारे जो दांत हैं वो एक विशेष तरह के पदार्थ से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से ये बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, इसके बाहर एक परत होती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, और इसको हम आम भाषा में कहते हैं इनेमल। इनेमल होता है ये, और ये जो इनेमल है ये अम्लीयता के, अत्यधिक अम्लीयता के कारण इसका संक्षारण होता है, और संक्षारण होने के कारण जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। तो बच्चों, इसीलिए हमें नियमित रूप से ब्रश करना और अपने मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अंत में हम बात करेंगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि अम्लीयता व क्षारीयता के गुणों से भरपूर होते हैं। आपने देखा होगा एक नेटल प्लांट, बिच्छू बुट्टी बोलते हैं जिसे, ठीक है, मालूम है, देख पा रहे हैं यहां पर आप। तो अर्टिका डायोका इसका जो बॉटेनिकल नेम है। इस प्लांट में बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, और जब हमारे शरीर से ये लग जाए तो क्या होता है, बहुत जलन होती है, वहां पर कुछ फफोले से निकल आते हैं। वो किस कारण? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, और वो फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में जाकर कुछ प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण हमें यहाँ पर जलन होती है। तो इस जलन या दर्द से निजात पाने का उपाय भी प्रकृति ने इसके साथ में ही दिया है। आपने बिच्छू पालक का नाम सुना होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये बिच्छू पालक, जिसका वैज्ञानिक नाम है र्यूमेक्स नेप्लेंसिस। क्या नाम है? र्यूमेक्स नेप्लेंसिस। र्यूमेक्स नेप्लेंसिस जो है, इसकी पत्ती को तोड़कर अगर हम उस जगह पर जहां पर नेटल प्लांट से हमें छुआ गया है वहां पर लगा दें तो हमें बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें कुछ क्षारक होता है जिसके कारण जो आपके फॉर्मिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया को ये उदासीन कर देता है। तो बच्चों, इस प्रकार प्रकृति में अलग अलग जगहों पर अम्ल व क्षारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप यहां पर सारणी में देख पा रहे हो कि अलग अलग जंतुओं व पौधों में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, और ये सारणी आपने कक्षा 7 में भी पढ़ी है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में जाना कि अम्ल एवं क्षारक जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, और इन हाइड्रोनियम आयन व हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के आधार पर हम विलयन की प्रबलता व दुर्बलता का पता लगा सकते हैं। और इस प्रबलता व दुर्बलता का पता लगाने के लिए हमारे पास एक मापक है, जिस मापक को हम कहते हैं पीएच। और ये पीएच हमारे दैनिक जीवन में भी अलग अलग प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ लवणों के विषय में, और उन लवणों से बनने वाले कुछ एक रासायनिक यौगिकों के विषय में। इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।